बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम एक जमीन उपन्यास की प्रमुख पात्र अंकिता की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग के अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह अंकिता एक चिंतक और स्पष्ट वादी, एक स्वाभिमानी महिला के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। एक जमीन उपन्यास के अंतर्गत अंकिता को एक संघर्षशील महिला के रूप में दिखाया गया है और उसका यह संघर्ष उसके स्वयं परिवार में ही दिखाई देता है। उसका परिवार भी कोई बहुत धनाढ्य वर्ग का परिवार नहीं है और उसके परिवार में भी अनेक तरह की जो आपसी विवाद, अनर्गल बातें या एक प्रकार से कहें कि हम जो स्वार्थ, वह सब उसके परिवार में दिखाई देता है और वो अपनी पारिवारिक समस्याओं से भी वह जूझते हुए इस उपन्यास में हमें दिखाई देती है। एक संतरास वाला जो जीवन है वह अंकिता जी रही है। उपन्यास के शुरू में ही हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह अंकिता एक पारिवारिक संतरास का जीवन जीती है और एक बार जब वह अपने घर जाती है तो इस उपन्यास के अंतर्गत उस समय भी छठे परिच्छेद के अंतर्गत मध्य में यह दिखाया गया कि अंकिता की जो मानसिकता है वह अपने परिवार में जाकर के अतीत को याद करती है, अतीत की स्मृतियों में खो जाती है और अपनी अम्मा से जुड़ जाती है। किंतु उसे यह भी ध्यान आ रहा है कि इसी घर में रहते हुए उसका सुधांशु से अपने पति से संबंध टूट गया था और दोनों प्रकार की यादों ने उसके मन को विचलित कर दिया। एक प्रकार से अंकिता अपनी, भले ही उपन्यास के छठे परिच्छेद में वह अतीत की स्मृतियों में खोई हुई है, किंतु उसके परिवार में जो घर में नीचे जो बंटवारे को लेकर के जो एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है वह इस बात को बताता है कि वह किस तरह अपने पारिवारिक जो विवाद है, उसकी समस्याओं से वह किस तरह ग्रसित रह रही है। भले ही अतीत की कितनी भी स्मृतियों में वो खो रही हो, नीचे बंटवारे को लेकर के जो तर्क संग्राम उसके परिवार में छिड़ा हुआ है वह अनौचित्यपूर्ण है और बड़े कटुक्तियाँ उसमें उसे सुनाई पड़ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये शब्द एक कटु वचन के रूप में उसके कानों में पड़ रहे हैं और एक फुदकते हुए तेल में जैसे कोई चीज़ छोड़ दी जाती है और वह आवाज़ करने लगती है, वैसा ही भाव अंकिता के मन में आता है। लेखिका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये आपसी विवाद और उससे उत्पन्न जो कटु वचन है उसे अंकिता सहन भी नहीं कर पाती है। एक प्रकार से उसके कान के पर्दे फटे जा रहे हैं और वह अनुभव करती है कि इस विवाद में सारी जो मर्यादाएं, शालीनताएं, वो शब्द और जो शब्द बोले जा रहे हैं वो शब्द ऐसा लग रहा है जैसे बेमानी हो गए हैं। शालीनता किसी में रही नहीं है और इस स्थिति में जब वह घर में आई थी तो सभी के रोने कल्पने का जो एक सम्मिलित स्वर उसके कानों में सुनाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि एक संघर्षशील महिला का साहस भी यहाँ पर हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सारा परिवार शोक, संतप्त और विषाद की जैसी काली छाया के मध्य वह अपना जीवन जीती है और इसी विडंबना को हम यदि उपन्यास के छठे परिच्छेद में के अंतर्गत हम उस वातावरण को दिखा कर अंकिता के मन के भावों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें उपन्यास के अंतर्गत यह छठे परिच्छेद में लेखिका के द्वारा यह लिखा गया है कि नीचे भयंकर वाद विवाद छिड़ा हुआ है, उत्तेजित कटुतियाँ फदकते तेल सी कानों में टपक रही है, मान मर्यादा, शालीनता जैसे शब्द मिथ्या साबित हो रहे हैं। दोपहर जब उसने देहरी पर पांव धरा, बीच में एक बार मैं रुक रहा हूँ, अंकिता से यहाँ संबोधित है, जब उसने अंकिता ने अपने घर में पांव रखा तो उसके पश्चात का यह विवेचन। दोपहर जब उसने देहरी पर पांव धरा था, रोने कल्पने के समवेत आर्तनाद के उसके संजोए हुए साहस को निचोड़ दिया। शोक संतप्त परिजन एक से व्यथा सूत्र में आबद्ध विपन्न भाव से बंधे, अब वही कुत्ते बिल्लियां सदर से एक दूसरे पर खोंख्याते हुए, यही है वो। तो अपने इस स्वार्थ भरे परिवार में, स्वार्थ की दीवारों के सहारे टिके रहने वाले उसका जो परिवार है, उसमें जो धन लोलुपता के कारण से जो संबंधों का बिखराव है, उसके कारण से संस्कारशीलता और मर्यादा जो अंकिता में पूरे उपन्यास में हमें नजर आती है, ऐसा लगता है कि यहाँ वह भी इस वातावरण से, इस विषाद की काले छाया से वह भी काफ़ी, उसका साहस भी धीरे धीरे से टूट रहा हो। भारतीय परिवारों में ये एक सामान्य स्थिति है हालांकि, पर अंकिता जैसी जो एक संवेदनशील स्त्री है इस उपन्यास में लेखिका के द्वारा दिखाया गया, वह बहुत क्षुब्ध हो जाती है। इस उपन्यास में अंकिता की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता हमारे सामने यह आई है कि अंकिता इस उपन्यास में स्त्री को एक स्त्री के रूप में ही
बन करके उसे अपना संघर्ष करना चाहिए, न कि पुरुष बन करके। इस पूरे उपन्यास में नीता और अंकिता का जो एक संघर्ष है, विचारधारा का संघर्ष, वह हमें दिखाई देता है। जहाँ नीता है वह स्त्री बनकर नहीं, बल्कि स्त्री से भी बढ़कर, पुरुषों से भी बढ़कर और आगे समाज में जैसे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, अंकिता वैसा नहीं करती है। इस उपन्यास में जब हम 8वें परिच्छेद में हम देखें तो इस बात पर विशेष रूप से वह अपनी बात अंकिता इस तथ्य पर रखती है कि स्त्री को समानता का जो या उसकी स्वतंत्रता का जो प्रश्न है वह अनौचित्यपूर्ण तो नहीं है, परंतु स्त्री बनकर ही इस संघर्ष को वह पूरा करें। स्त्री का मर्द बनने का प्रयास अंकिता है वह अनुचित और अविवेकपूर्ण मानती है। उपन्यास के 8वें परिच्छेद को मैं यहाँ पर पहले स्पष्ट कर रहा हूँ अंकिता के इस चरित्र की विशेषता को। वह कहती है, मैं वैवाहिक व्यवस्था को दो व्यक्तियों के साथ आत्म सम्मान पूर्वक साझेदारी के रूप में देखती हूँ। ये स्त्री स्वतंत्रता के पश्चिमी मानदंड हैं। हमारी संस्कृति हमारे सामाजिक परिवेश के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। ये भ्रम यहाँ भी टूट रहे हैं और दोहरे शोषण से गुजर रही है वहाँ की स्त्री। खैर, यह बहस कभी खत्म नहीं होने की। मैं तो विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करना चाहती हूँ। यहाँ अंकिता कह रही है उसके चरित्र की विशेषता जो मैंने आपको बताई कि स्त्री बनकर संघर्ष को करें, अपने अभिव्यक्त करें तो वह ज़्यादा ठीक है। वह कहती है कि स्त्री मर्द बनकर समाज में समानता चाहती है, वह स्त्री बनकर ही क्यों नहीं रहे? स्त्री बनकर ही वह समाज में समानता क्यों नहीं चाहती है? स्त्रीत्व के गुणों को बरकरार रखते हुए, जो स्त्रीत्व के गुण हैं, जो एक दया, क्षमा, साहस, नैतिकता, सदाचार, इन सब गुणों से ओतप्रोत होकर ही अंकिता कह रही है कि स्त्रीत्व के गुणों को बरकरार रखते हुए संघर्ष का यह गलत मोड़ है नीतू। वह नीतू को स्पष्ट करती है कि तुम जिस वर्जना को लेकर के चल रही हो उसमें तुम्हें चेतने की जरूरत है। स्त्री को स्त्रीत्व से मुक्त कभी नहीं होना चाहिए। इस उपन्यास के 8वें परिच्छेद में ही हम अंकिता के शब्दों में ही उसके चरित्र की इस विशेषता को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्त्रीत्व के गुणों को बरकरार रखते हुए संघर्ष का यह मोड़ गलत है नीतू। चेतने की जरूरत है। स्त्री को स्त्रीत्व से मुक्ति चाहिए या स्त्री को स्त्रीत्व से मुक्ति नहीं चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा उन रूढ़ियों से मुक्ति चाहिए जिन्होंने उसे पशु बना रखा है। तुम वर्जनाहीनता के तर्क से लैस होकर पुरुष की उसी पिपासा को संतुष्ट करने जा रही हो जो स्त्री को भोग की वस्तु मानकर उसे इस्तेमाल करने का आयास है और कह रहा है यह शुद्ध काम संबंधों की सुविधा है। क्या तुम उसी मातृत्व को जीना नहीं चाहोगी? चाहोगी तो क्या न दोगी? उसे अपनी भावनाओं, मान्यताओं को जीने के लिए उसे त्रिशंकु के मनोद्वंद से मंडित करोगी। स्पष्ट है कि स्त्री समानता और स्वतंत्रता के प्रश्न पर जो नीतू के साथ उसकी पूरे उपन्यास में बहस होती है, यहाँ जो अंश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया 8वें परिच्छेद का, आप उपन्यास में इसको जरूर इसको नोट करें और परीक्षा में भी इसको उदाहरण के रूप में उतारें उसको, क्योंकि यहाँ पर स्त्री मर्द बनकर समाज में जो समानता चाहती है या चाह सकती है, स्त्री बनकर ही समानता क्यों नहीं चाहती, यह प्रश्न हमेशा अंकिता के मन में उसे कौंधता रहता है। पुरुष बन जाने में उसे लगता है कि पुरुषोचित गुण को अपनाने से स्त्री कुछ नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा अंकिता का मानना है। पुरुषोचित गुणों को अपना करके संघर्ष करने पर जब उतारू होती है तो गलत मार्ग पर चली जा सकती है। स्त्री को स्त्री ही बने रहना चाहिए, फिर स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की उसे उसके पश्चात ही बात करनी चाहिए। पहले स्त्री को स्त्री ही बने रहना चाहिए। स्त्री को स्त्री बनकर उन रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए जो उसे स्त्री ही नहीं रहने देती। इसलिए अंकिता का स्पष्ट कथन है कि स्त्री को स्त्री बनकर रूढ़ियों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए जो उसे स्त्री बने रहने के लिए ही प्रश्न चिन्ह छोड़ रही है। अर्थात जो स्त्री बने रहने का ही प्रश्न का तात्पर्य यह है कि समाज जो है वह स्त्री को क्या मान रहा है, मात्र एक वस्तु, और वह स्वयं उस रूप में ही अपने आप को मान करके आगे बढ़ रही है, तो यह पूरी तरीके से गलत है। वर्जनाहीनता के नाम पर वह पुरुष की काम पिपासा को संतुष्ट करने का जो प्रयास स्त्री की स्वयं अपनी इस आचरण से करती है, तो स्त्री की भोगवर्ती का ही सूचक माना जा सकता है, और यह पूरी तरीके से अनुचित है, क्योंकि यह संबंध केवल काम संबंधों की सुविधा प्रदान करता है। यदि स्त्री पुरुष बन करके जिस सुविधा को प्राप्त करना चाहती है,
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह मातृत्व के साथ जीने का जो प्रयत्न उसे स्त्री बनकर करना चाहिए, न कि पुरुष बनकर के। तो यहाँ पर लेखिका ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है अंकिता के माध्यम से कि जब नीता सुधीर के साथ रहने से वह गर्भवती हो जाती है और उस बात की उसे चिंता नहीं थी कि उसका शिशु सुरक्षित भी रहे, उस दृष्टि में सुधीर की सहचरी बनकर ही उसका जीना पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में अंकिता के यह संबोधन वस्तुतः भारतीय परिवेश में जो स्त्री का जो जीवन है और एक पश्चिमी मानदंड या पश्चिम की जो स्त्री है उसके अनुरूप जो है उसका जीवन होता है, उस पर एक बहुत गहन विचार किया गया है अंकिता के चरित्र के माध्यम से। आज पश्चिमी मानदंड और उससे उत्पन्न जो भ्रम है वह भारतीय स्त्रियों के भी एक प्रकार से हम कहें कि उससे शिकार हो रही है। भारतवर्ष में भी वो वर्जनाएं वह टूटने लगी है और स्त्री एक प्रकार से काम अर्थात शैली जो वर्क शरीर से और उसके अलावा काम पिपासा, इन दोहरे शोषण का वह शिकार हो रही है। उसकी और अंकिता के माध्यम से यहाँ पर लेखिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शोषण की जो पश्चिमी की स्त्री होती है वह दोहरे शोषण का शिकार होती है, वैसे भारतीय स्त्रियों को नहीं होना चाहिए। शोषण की शिकार यहाँ की स्त्री बन रही है। भारतीय स्त्रियों ने पश्चिमी मानदंड को अपनाया है, वह अंकिता के अनुसार पूरी तरीके से अनुपयुक्त है। और स्त्री नीता जिन स्त्री स्वतंत्रता के मानदंडों को महत्व देती है वह हमें हमारी संस्कृति से दूर करता है, ऐसा अंकिता नीता को कहकर के स्त्री के प्रति जो एक भारतीय परिवेश की जो धारणा है वह अंकिता के चरित्र में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उपन्यास के 8वें परिच्छेद को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जिसमें इस प्रश्न को बहुत गहराई से उपस्थित किया गया है।